हेलो मित्रों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीमारी, डिसीज। ठीक है। तो देखिए, ये बात तो निश्चित है कि आम तौर पर जो हमारा क्लाइंट होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो कारोबार और नौकरी से रिलेटेड होते हैं या फिर मैरिज से रिलेटेड होते हैं और या फिर अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी से रिलेटेड होती हैं। आम तौर पर यही होता है। तो इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में ये चेक करेंगे कि कृष्णमूर्ति ज्योतिष का उपयोग करके हम बीमारियों को किस प्रकार से फलित कर सकते हैं उनका, कि मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या बीमार रहेगा, और बीमार रहेगा तो उसकी जो मतलब डिसीज है, जो उसकी बीमारी है, वो किस लेवल पर होगी। ठीक है। क्या वो उसे इतना गंभीर परिणाम देगी कि वो मतलब जीवन को ही छोड़कर चला जाए, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर ले, या उसकी बीमारी ठीक होगी या जीवन भर उसके साथ चलेगी। इन सभी बातों का जवाब हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो टॉपिक है बीमारी। तो पहले हम लोग बात करते हैं नियम की। ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई जन्म पत्री आती है और आप उसका जो आकलन है, एनालाइज करना चाहते हैं आप उसे, तो आप अगर केपी के नियमों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को अपने दिमाग में पहले से ही रखना पड़ेगा, जो मेन रूल हैं। तो उसमें पहला है कि देखिए, बीमारी और स्वास्थ्य ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कोरिलेटेड हैं। ठीक है ना। स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीमारी कम होगी, बीमारी ज़्यादा होगी, स्वास्थ्य कमज़ोर होगा। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए हमने लग्न, जिसे हम लोग प्रथम भाव कहेंगे, के सब लोड पर विचार करना है। ठीक है। अगर व्यक्ति के हेल्थ के बारे में आपने कोई भी डिस्कस करना है, कोई भी आकलन करना है, तो सबसे पहले आप लग्न के सब लोड पर विचार करेंगे। ठीक है। और अगर बीमारी की बात है तो जो जो हमारा छठा भाव होता है, उस छठे भाव के सब लोड पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक। तो दो बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने स्वास्थ्य पर विचार करना है तो लग्न के सब लोड पर विचार करना है। अगर बीमारी के बारे में आकलन करना है तो आपने छठे भाव के सब लोड पर विचार करना है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो लग्न है वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होता है और जो छठा भाव है वो हमारी बीमारियों से संबंधित होता है। अब यदि लग्न का सब लोड किसी भी प्रकार संबंध बनाता है फर्स्ट और 11वें भाव के साथ, पहले और 11वें भाव के साथ, अगर लग्न का, स्वास्थ्य की बात हो रही है, लग्न का सब लोड पहले और 11वें भाव के साथ संबंध बनाता है, तो उस जातक की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां तो देखो सबको होती है, नज़ला जुकाम वगैरह, लेकिन आम तौर पर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस जातक का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है। यदि लग्न का सब लोड 6 या 8 या 12 इन भावों को सिग्निफाई करता है, तो ये मानकर चलिए कि जातक का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहेगा। अब वो किस लेवल तक जाएगा, मतलब किस लेवल तक उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सब लोड पर 6, 8, 12 का कितना प्रभाव है। लेकिन अगर वो 6 या 8 या 12 इनमें से किसी का भी सिग्निफिकेटर बन जाता है, कौन, लग्न का सब लोड, तो उस जातक का स्वास्थ्य कमजोर ही रहेगा। यदि लग्न के सब लोड का संबंध 6, 8, 12 के साथ साथ मंगल से भी बन जाए, ठीक है, ठीक, तो ऐसी बीमारी होगी जो असाध्य, असाध्य मतलब जिसका इलाज बहुत जल्दी संभव नहीं होगा और सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। ठीक है। यदि लग्न का जो सब लोड है वो संबंध बनाता है 1, 5, 11 के साथ, ठीक, और 6, 8, 12 से कोई भी संबंध ना बनाए, ठीक
अगर जातक बीमार हुआ है तो उसके जल्दी ठीक होने की संभावना बनेगी। अब इस बात को ऐसे समझिए, दशा का हिसाब है कि मान लीजिए लग्न का सब लोड किसी दशा में 1, 5, 11 का भावों से संबंध बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर 6, 8, 12 का कोई भी प्रभाव ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जातक अपनी बीमारी से रिकवर हो जाएगा। छठा भाव बीमारी का होता है, रोग का होता है। हालांकि एक बात याद रखिए कि एक भाव केवल एक ही चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि छठा भाव नौकरी को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं केवल बीमारी पर, तो आप ये मानकर चलिए कि जो छठा भाव होता है वो केवल हमारे इस वीडियो में हम लोग उसे केवल बीमारी का भाव मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग नौकरी के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कमेंट में फिर लिखते हैं कि भाई छठा भाव तो नौकरी का भी होता, तो नौकरी का तब होगा जब हम लोग नौकरी पर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात बीमारी की कर रहे हैं। तो छठा भाव किसका होता है? बीमारी का। छोटी मोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, कैसी भी बीमारी हो सकती है, लेकिन वो छठे भाव से चेक हो। फिर आता है आठवां भाव। आठवां भाव लंबी बीमारी, ऐसी बीमारी जो असाध्य हो, मतलब जिसका इलाज संभव ना हो। और इसके अलावा डेंजर ऑफ लाइफ को भी यही भाव रिप्रेजेंट करता है। जो 12वां भाव होता है ये दर्शाता है कि जातक हॉस्पिटल में एडमिट होगा या नहीं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को बीमारी होती है, फिर उसका 8वें से संबंध हो जाए अगर छठे का, तो वो बीमारी बहुत असाध्य होगी, इनक्योरेबल होगी, ठीक नहीं होगी, और जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है 6 और 12 का संबंध है। अब 6 और 12 के संबंध में क्या होगा कि जातक बीमार हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल में गया, और फिर 1, 5, 11 का अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो वो ठीक होकर घर आ गया, तो उसकी बीमारी उसे डेंजर ऑफ लाइफ की स्टेज में नहीं ले जाएगी। ठीक है, तो आपने जब भी प्रिडिक्ट करना है तो इनके कॉम्बिनेशंस को देखना है। 6, 8, 12, तो ये जो 3 भाव हैं इनका अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कई सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो उन्हीं कॉम्बिनेशंस को हमने बना बना कर देखना है कि 6 और 8 बन रहा है, या 6 और 12 बन रहा है, या 8 और 12 बन रहा है। तो इस तरीके से आपने चेक करके देखना है, या 6, 8, 12 तीनों आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप प्रिडिक्ट करेंगे। देखिए अब मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ। 1, 6, 1, 8, 1, 12, 1, 6, 8, 1, 8, 12, 1, 6, 12, 1, 6, 8, 12। अगर इन भावों को सिग्निफाई करने वाले ग्रह का जब ज्वाइंट पीरियड आता है, ज्वाइंट पीरियड मतलब डीबी है, तो जातक के बीमार होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक, मतलब अब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इसमें जो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो है 1, 6, 8, 12, जो सबसे आखिरी में लिखा है। और सबसे जो कॉमन है वो है 1 और 6। तो मैंने आपको कहा था कि 6, 8, 12 को किस तरीके से यूज करना ये आप ऊपर से चेक कर सकते हैं। जैसे 1 और 6 है तो इसका मतलब जातक बीमार होगा, लेकिन बीमारी छोटी मोटी बीमारी होगी और वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, 2, 3 बार जाएगा, दवाई लेगा और ठीक हो जाएगा। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो एक ऐसी बीमारी होगी जो असाध्य होगी। अब इसे इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए गठिया की बात करते हैं, तो गठिया एक छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन गठिए में आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं होना पड़ता। ठीक है ना? तो 1 और 8 एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा है जिसके अंदर आपको जो बीमारी लगेगी, जैसे डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज या गठिया ये इस तरीके की बीमारियां जो एक बार लगने के बाद मतलब तब तक रहती हैं जब तक इंसान जिंदा है। ठीक है, आमतौर पर ये ठीक नहीं होती। ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशंस को आप जब इस्तेमाल करें प्रिडिक्ट करते हुए तो ज़रा ध्यान दें कि ये जो आपके 6, 8 और 12 भाव हैं ये किस प्रकार किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, यदि छठे भाव का सब लोड सैटर्न मतलब शनि के साथ संबंध बना, तो याद रखना जो
शनि है वो हमेशा क्रॉनिक बीमारियों को ही रिप्रेजेंट करता है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली, जैसे गठिया। ठीक, तो अगर छठे भाव का सब लोड सैटर्न के साथ संबंध बनाता है तो जातक को जो बीमारी होगी वो क्रॉनिक होगी। ठीक है, मतलब लंबे समय तक चलेगी। उदाहरण में मैंने लिखा है गठिया, तो गठिया आप लोगों ने देखा होगा परिवार में या पड़ोस में जिस व्यक्ति को होता है, फिर वो लंबे समय तक परेशान करता है। यदि छठे भाव का सब लोड मंगल से संबंध बनाए तो जो जातक को बीमारी होंगी वो एक्यूट और पेनफुल होंगी, जिसमें सर्जरी की भी संभावना बनती है। अब जैसे एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी तो है नहीं, तो एक्यूट प्रॉब्लम है और पेनफुल भी है, और इसमें सर्जरी की भी संभावना बनती है। तो अगर छठे भाव का सबलोड किसी भी तरीके से मंगल से संबंध बनाएगा तो जो बीमारी होगी उसमें सर्जरी की संभावना बनेगी। ठीक, बीमारी एक्यूट और पेनफुल होगी। यदि छठे भाव का यदि छठे भाव का सब लोड राहु और केतु से संबंध बनाए तो बीमारी ऐसी होगी जो डायग्नोस ही नहीं होगी, मतलब पता ही नहीं लगेगा बीमारी क्या है वास्तव में। जैसे आपने देखा होगा कैंसर, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी डायग्नोस ही नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं लगता। 3rd या 4th स्टेज में जाकर पता लगता है कि इस व्यक्ति को कैंसर है। तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं जिन्हें डायग्नोस नहीं किया जा सकता या नहीं कर पाते, वो राहु और केतु के प्रभाव के कारण होती हैं। जब छठे भाव का सबलोड राहु या केतु के साथ संबंध बनाता है तो जातक उन बीमारियों से पीड़ित हो सकता है जिन्हें डायग्नोस करना मुश्किल होता है या जो डायग्नोस होती ही नहीं है। ठीक है, मतलब छिपी रहेंगी। राहु केतु का स्वभाव भी यही है। यदि 8वें या 12वें भाव का सबलोड 6 या 8 या 12 का सिग्निफिकेटर हो और लग्न से संबंध बनाए तो जातक को होने वाली बीमारी या तो बहुत गंभीर होगी या क्रॉनिक होगी। ठीक, क्या यदि 8वें और 12वें भाव का सब लोड, छठे भाव की बात नहीं हो रही, 8वें या 12वें भाव का सब लोड अगर छठे या 8वें या 12वें भाव का सिग्निफिकेटर बन जाए और लग्न से संबंध बनाए, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, बहुत कम अप्लाई हो पाता है इस तरीके से, लेकिन होता है। उसके साथ देखिए पहली बात तो वो छठे या 8वें या 12वें भाव का सिग्निफिकेटर हो और लग्न से भी जुड़ा हुआ हो। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो जातक को होने वाली बीमारी या तो बहुत गंभीर होगी या फिर क्रॉनिक होगी। यदि छठे 8वें या 12वें भाव का सबलोड 1, 5, 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर बनता है तो जातक की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। तो जातक की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 1, 5, 12 जातक की के स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और अगर 1, 5, 11 का प्रभाव है तो जातक के जीवन को खतरा नहीं होगा, मतलब उस जातक का इलाज चलेगा, वो हॉस्पिटल में हो सकता है एडमिट भी हो, लेकिन वो ठीक होकर वापस अपने घर आ जाएगा। लेकिन व्यक्ति के पूरे जीवन काल में ऐसा नहीं होगा। ये केवल तभी होगा जब 1, 5 और 11 भाव के जो सिग्निफिकेटर हैं उनका जॉइंट पीरियड चलेगा। ठीक है, जॉइंट पीरियड आप समझ सकते हैं, जब उनकी डीबीए चलेगी तीनों की, या तीनों भाव को सिग्निफाई करने वाले ग्रहों का डीबीए चलेगा। तो उस पीरियड के दौरान वो व्यक्ति अपनी बीमारी से ठीक हो सकता है। ठीक है, उसके जीवन को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो ये तो सामान्य नियम थे जो हमें किसी जन्म कुंडली को एनालाइज करते हुए अप्लाई करने चाहिए, तब जब हम लोग जातक के स्वास्थ्य और बीमारी के ऊपर प्रिडिक्ट करना चाहते हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते भी हैं कि ऐसा है और वैसा है। तो
कोई भी व्यक्ति या कोई भी किताब या कोई भी कोर्स आपको ज्योतिष के नियम सिखा सकता है, उन्हें कुछ उदाहरण के द्वारा समझा सकता है, लेकिन वो आपको फलित नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि फलित आप खुद अपने लॉजिक और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, फलित सिखाने की कोई किताब मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति मार्केट में उपलब्ध है जो आपको फलित सिखा सके। ये बिल्कुल कड़वी बात है। आप कितने ही कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कितने वीडियो देख लीजिए, लेकिन ये बात 100% ट्रू है कि आपको फलित कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि फलित आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे आप मैथमेटिक्स जब करते हैं तो जितना आप उसे प्रैक्टिस में लाते हैं उतने ही आप उसके अंदर परफेक्ट होते चले जाते हैं। जितना आपकी लॉजिकल स्किल ज़्यादा होती है उतने ही आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसी तरीके से ये याद रखिए कि फलित आप तभी सीखेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों पर इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि रूल हम बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग कुंडली लेकर बैठते हैं तो रूल या तो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं या वो उसमें अप्लाई होते हुए नहीं दिखते। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ज्योतिष के फलित को सीख पाएंगे, क्योंकि याद रखिए सब कुछ फलित है। अगर आप अच्छा फलित कर सकते हैं तो ही आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी नॉलेज है या आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास अपनी कुंडली लेकर आता है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, या आपके पास कितने सारे डिप्लोमा हैं, उसे फलित से मतलब है। तो खैर ये मैं सिर्फ इस वजह बताना चाह रहा था क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं फिर वो डिस्कस करते हैं, तो हालांकि वो डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये पर्सन उन बातों को सही से समझ नहीं रहे हैं और अधूरे ज्ञान के आधार पर मतलब कुंडली देख रहे हैं। तो पहले ज्ञान पूरा कीजिए फिर उसे अप्लाई कीजिए। ठीक है, जैसे आपने इस वीडियो में देखा, अब आपकी समझ में आया बीमारी के लिए कौन कौन से भाव देखने हैं। तो अब आप 5-10 कुंडलियाँ देखिए, उनमें अप्लाई कीजिए इन्हें। पहली बार में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार ट्राई कीजिए, तीसरी बार ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए। हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा है। ठीक है, तो खैर आगे एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक उदाहरण कुंडली है मेरे पास, ये मैंने राशि चार्ट है, भाव चलित है नीचे। इसके बाद मैंने प्लेनेटरी पोजीशंस कि कौन सा ग्रह है किसके नक्षत्र में और किसके सब में है, और इसके अलावा मैंने कस्पल पोजीशन की भी टेबल बनाई है, तो आप इस टेबल को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो उदाहरण कुंडली मैंने ली है, उदाहरण कुंडली वाला जो जातक है उसके जीवन में क्या बीमारी आएगी। हमने अब बीमारी है तो हम मुझे सबसे पहले ध्यान देना 1, 6, 8 और 12 को, मुझे इन चारों भावों को पकड़ना है। ठीक है, 5 और 11 का भी ध्यान देना है, लेकिन क्योंकि मुझे बीमारी ढूंढनी है। ठीक है, मुझे उसका स्वास्थ्य नहीं ढूंढना है। याद रखिए, जब भी आप कुंडली देखें तो सबसे पहले मायने बैठा लीजिए आप ढूंढ क्या रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं डिसाइड होगा कि आप ढूंढ क्या रहे हैं फिर तो आप खो जाएंगे। तो मैं बीमारी ढूंढ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ बीमारी के बारे में सोचना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने टेबल्स यहाँ पर दोबारा लिखी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैं छठे भाव की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा 1, 6, 8 और 12, लेकिन बीमारी का भाव तो छठा है, तो पहले मैं 1 पे नहीं गया क्योंकि मुझे स्वास्थ्य नहीं बीमारी ढूंढनी है। ठीक है, तो मैं आया छठे भाव पर। तो छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव को आप टेबल में देखते रहना। छठे भाव का जो कस्पल सब लोड है वो है बुध, और बुध 1 और 11 भाव को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये पहले भाव में इसकी राशि है मिथुन, ऊपर वाली टेबल में आप कुंडली में आप देख सकते हैं 3 नंबर लिखा है। पहले भाव में इसकी राशि आती है मिथुन, और ये खुद कहाँ बैठा, ये बैठा 11वें भाव में। ठीक है, और इसकी जो दूसरी राशि है कन्या, वो इस चार्ट में कहीं नहीं है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भाव चलित में कुछ राशियां आती हैं और कुछ राशियां नहीं भी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्या राशि नहीं आई है, इसलिए बुध केवल 1 और 11 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें जरा बुध का सब और
इसका जो सब लोड है और जो इसका नक्षत्र स्वामी है वो कहाँ पर है, तो इस वाली टेबल में देखते हैं। बुध का जो नक्षत्र स्वामी है वो है वीनस, शुक्र, और जो इसका सब लोड है वो भी है शुक्र। तो वीनस के जो भाव बनते हैं वो बनते हैं, इसकी एक राशि तो 12वें भाव में है टॉरस, और एक इसकी राशि आती है हमारी 5वें भाव में, ठीक, और तुला, और 11वें भाव में जो वीनस है वो खुद बैठा है। अगर आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप पीछे करके, मैंने जो पीछे टेबल वगैरह दिखाई थी, कुंडली वगैरह दिखाई थी, वो क्लियर है तो वहाँ से देख सकती हैं। तो अभी मुझे छठे भाव के मैंने कस्पल सब लोड, उसके नक्षत्र स्वामी, ठीक है, मतलब स्टार लोड को और उसके सब लोड को आपके सामने लिख दिया है। तो कौन कौन बने, बुध, वीनस और वीनस। अब मुझे देखना है ये बुध वीनस जो है, देखिए 5 और 11 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो इससे एक बात तो थोड़ी क्लियर हो रही है कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। छठे भाव को देखें तो 1, 5, 11 दिखता है, स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन देखिए मैं फिर बता देता हूँ, स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा नहीं होता, इंसान एक एज में आके बीमार पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से एक हिंट तो मिल गया, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, मतलब ये जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता। आगे आगे मान लीजिए आपने देख लिया 1, 6, 11, तो आप कह दें कि भाई इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, नहीं, अभी आपने आगे देखना है। क्या, जरा देखें कि बुध और वीनस पर प्रभाव किसका है। तो जो बुध है, ध्यान से देखें आप, बुध और वीनस दोनों 8वें भाव के स्वामी शनि के साथ हैं। अगर आप देखें 11वें भाव में ये शनि के साथ बैठे हैं, मतलब बुध और शुक्र दोनों पर शनि का प्रभाव है, और शनि 8वें भाव का स्वामी है। तो इसका मतलब हो गया बुध और शुक्र दोनों पर 8वें भाव का प्रभाव आ गया। इसके अलावा राहु का भी प्रभाव है, क्योंकि 11वें भाव में राहु भी इनके साथ बैठा है। तो बुध और शुक्र 8वें भाव से भी संबंधित हो गए, या 8वें भाव का प्रभाव भी इनके ऊपर आ गया, और राहु का प्रभाव भी इन दोनों पर आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो आकलन था हमारा 1, 5, 11 वो सही था, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन आगे जब हम लोग इसे चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस पे 8वें भाव का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है। और देखिए मंगल, मंगल छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव में उसकी स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि आती है, और उसकी जो दृष्टि है मंगल की, 3 दृष्टि होती हैं, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम। तो मंगल जो 8वें भाव में बैठा है वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से बुध और शुक्र को देख रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। तो इस तरीके से बुध और शुक्र जो ऊपर शनि और राहु के प्रभाव में थे, 8वें भाव के प्रभाव में थे, आगे चेक करने पर उन पर मंगल का भी प्रभाव आ गया और छठे भाव का भी प्रभाव आ गया, क्योंकि मंगल छठे भाव का स्वामी है। और देखते हैं जो मिथुन लग्न होता है, जिसे हम लोग कॉमन साइन या द्विज स्वभाव राशि कहते हैं, इस द्विज स्वभाव राशि के लिए 7वां भाव बाधक होता है, ठीक है। चर राशियों के लिए 11वां, स्थिर के लिए 9वां, और जो द्वि स्वभाव की राशियां होती हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनके लिए 7वां भाव बाधक होता है। तो यहाँ पर जो 7वां भाव है, क्योंकि ये जो कुंडली है हमारी ये मिथुन लग्न की है, तो इसके लिए 7वां भाव बाधक होगा। अब 7वें भाव में कौन सी राशि आती है, वो आती है धनु, क्योंकि 9 नंबर लिखा है, और उसका स्वामी कौन है, गुरु। अब गुरु देखिए, गुरु 5वें भाव में बैठा है और 5वें भाव से 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया जो बाधक ग्रह है उसका प्रभाव भी बुध और शुक्र पर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ पर छठे भाव का आकलन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो छठे भाव का कस्पल सब लोड और उसका स्टार लोड और उसका जो सब लोड है वो भले ही 1, 5, 11 दिखाते हों, लेकिन
वो शनि के प्रभाव में भी हैं, राहु के प्रभाव में भी हैं, मंगल के प्रभाव में भी हैं। उन पर छठे भाव का भी प्रभाव पड़ रहा है, उन पर आठवें भाव का प्रभाव पड़ रहा है, और उन पर बाधक भाव का भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और ये सारे के सारे भाव सेहत के लिए या स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने इस प्रकार जो छठे भाव का जो सब लोड है बुध, वो 1, 6, 8, 12 और बाधक भाव से संबंधित हो गया। अब आप कहेंगे 5 और 11 से भी, वो तो है, वह तो मना ही नहीं किया उसके बारे में कि वो उससे नहीं है, लेकिन वो 1 से भी संबंधित हो रहा है, वो 6 से भी संबंधित हो रहा है, वो 8 से भी संबंधित हो रहा है, और वो 12 से भी संबंधित हो रहा है। क्योंकि 1 और 12 को तो वो खुद ही सिग्निफाई कर रहा था जो बुध था, और 6 और 8 का प्रभाव उस पर मंगल और शनि के कारण पड़ रहा है, और बाधक भाव का प्रभाव उस पर गुरु की दृष्टि के कारण पड़ रहा है। तो इस तरह वो 1, 6, 8, 12 और बाधक भाव से संबंधित हो गया। ठीक, और ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब बुध पर दृष्टि किस किस की है? एक तो है शुक्र की। अब जो शुक्र होता है वो वेस्टिंग डिसीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो हमारे लंग्स से रिलेटेड होती है। शनि हमारी क्रॉनिक डिसीज को रिप्रेजेंट करता है जो लंबे समय तक चलती हैं। राहु डिसीज बियॉन्ड डायग्नोसिस, राहु उन बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें डायग्नोस नहीं किया जा सकता। मंगल एक्यूट, सडन और पेनफुल डिसीज को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु मैलिग्नेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब ग्रहों का प्रभाव बुध पर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो शुक्र के नक्षत्र में है, शनि राहु की युति के साथ है, मंगल की दृष्टि में है, गुरु की दृष्टि में है, तो उस पर इन सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। मतलब क्रॉनिक डिसीज का भी, डिसीज बियॉन्ड डायग्नोसिस का भी, एक्यूट सडन और पेनफुल डिसीज का भी, मैलिग्नेंसी को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेस्टिंग डिसीज को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातक एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है जो असाध्य हो, क्योंकि ऊपर के जितने भी ग्रह हैं उनकी जो डिसीज है वो ऐसी है जो जल्दी ठीक नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आठवें भाव को। तो आठवें भाव को देखें तो इसका जो कस्पल सबलोड है वो है शनि, और शनि रिप्रेजेंट करता है 8, 9, 10 और 11 को। ठीक है, अब शनि का अगर हम देखें कि जो इसका नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी वो फिर वीनस निकल कर आया। ठीक है, अब शनि उसी भाव में बैठा है जिस भाव में बुध बैठा था, पहला रूप, और इसका जो नक्षत्र स्वामी और सब लोड है वो दोनों वही हैं जो बुध के थे। तो इसका मतलब वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो बुध ने दिखाए थे वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस शनि भी दिखाएगा। तो हम लोग इसे दोबारा से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, बुध वाले कॉम्बिनेशन ही सारे बनेंगे, वही दृष्टि बनेगी, वही युति बनेगी। ठीक है, तो हम लोग इसे छोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लग्न की। तो लग्न का जो कस्पल सबलोड है वो है गुरु। तो गुरु 5वें भाव में स्थित है और 7वें भाव का स्वामी है। ठीक, क्योंकि 7वें भाव में उसकी राशि धनु आ रही है, और उसकी जो राशि है अच्छा 12वें भाव का भी वो 10वें भाव का भी वो स्वामी है, और उसकी जो दृष्टि है वो लग्न पर है। अब आप कहोगे लग्न पर दृष्टि से क्या मतलब है? देखिए, गुरु बाधक ग्रह है तो इसकी दृष्टि हानिकारक होगी, और वो दृष्टि लग्न पर है। इसकी जो 9th दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो लग्न पर है। इसका जो सब लोड है वो है राहु, जो 11वें भाव में बैठा है। ठीक, इसका जो सब लोड है वो है मंगल, जो 6, 8, 11 को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए वही वाले ग्रह फिर रिपीट हो गए, वही राहु, वही मंगल। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखें, मैंने कहा था पहले भी 5 और 11 का एक कॉम्बिनेशन बना था छठे में, तो यहाँ पहले भाव में भी 5 और 11 का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है,
तो इससे देख के एकदम ये तो लगता है कि भाई जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा स्वास्थ्य। ठीक है, 5 और 11 निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य को अच्छा बता रहा है, लेकिन 6-8 की उपस्थिति और बाधक ग्रह की लग्न पर दृष्टि, ये जातक के स्वास्थ्य के बारे में कुछ दिक्कत भी दिखाती हैं। ठीक है, तो गुरु तो बाधक भाव का स्वामी हो गया। अच्छा, इस पर शनि की दृष्टि है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, शनि जैसे जब गुरु शनि को देख रहा था तो निश्चित रूप से शनि किसे देखेगा, गुरु को देखेगा। ठीक, और शुक्र किसे देखेगा, वो भी गुरु को देखेगा। और जो शनि है वो 8वें भाव का स्वामी है और जो शुक्र है वो 12वें भाव का स्वामी है। तो 8-12 का प्रभाव फिर आ गया। अब यहाँ पर देखिए तो गुरु का जो नक्षत्र स्वामी है वो है राहु, जो शनि जो 8वें भाव का स्वामी है, शुक्र जो 12वें भाव का स्वामी है के साथ युति में है, और मंगल जो 6ठे भाव का स्वामी है की दृष्टि में है। आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का भी रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर गुरु राहु का रिजल्ट देगा और राहु 6, 8, 12 से युति या दृष्टि के द्वारा संबंधित है। तो 6, 8, 12 का प्रभाव निकल कर आ रहा है। गुरु का जो सब लोड है वो मंगल है। वो तो खुद ही पहली बात तो 6ठे भाव का स्वामी है, 8वें में खुद बैठा है। ठीक है, अब ये देखिए अगर आगे कि उस पर शनि की दृष्टि है। क्यों? अगर आप गिनती करेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर है। ठीक है, तो इसके ऊपर शनि का प्रभाव भी आ गया। ठीक, अगर आप कुंडली को देखें, खोलते जा रहे हैं हम लोग, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लग्न का सब लोड है वो 6, 8, 12 शनि के, मंगल के, राहु के और बाधक भाव के प्रभाव में है। ठीक है, क्योंकि बाधक भाव का तो वो खुद ही स्वामी बन गया। 6, 8, 12 का प्रभाव ऊपर दिख गया। राहु उसका नक्षत्र स्वामी है, मंगल उसका सब लोड है, तो वो तो इन सबके प्रभाव में आ गया या नहीं आ गया। अब जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि इस जातक के लिए गुरु, शनि, मंगल, बुध, ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा पीड़ादायक हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने लग्न के बारे में भी बात करी, 8वें भाव के बारे में भी बात करी, 6ठे भाव के बारे में भी बात करी, और उनमें वही ग्रह बार बार रिपीट हुए। तो कंक्लूजन ये था कि जब गुरु, शनि और शनि की डीबीए स्टार्ट हुई, मतलब गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा और शनि की प्रियंतर दशा, तो इस दशा में इस जातक को कैंसर की बीमारी का पता लगा कि इस जातक को कैंसर की बीमारी है। उस वक्त इस जातक की जो आयु थी वो लगभग 60 वर्ष थी। इसका मतलब है इससे पहले जातक ने अपना जीवन अच्छे से जिया, उसका स्वास्थ्य अच्छा था। क्योंकि कैंसर की बीमारी आप लोग जानते हैं, ये वो बीमारी है जो छिपी हुई होती है। मतलब बहुत कम लोग हैं जिन्हें फर्स्ट या सेकंड स्टेज में इसका पता लगता है। ठीक है, तो वो राहु का प्रभाव था, इनकी बीमारी डायग्नोस नहीं हुई। ठीक है, तो इन्हें 60 वर्ष की आयु के पश्चात ये पता लगा कि इस पर्सन को कैंसर की बीमारी है। बीमारी इनक्योरेबल है, ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो और किसकी दशा में हुई या किसकी डीबीए में हुई? गुरु, शनि और शनि की। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। अगर आपके समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं कोशिश भी करता हूँ कि उनका जवाब दे सकूँ आप लोगों को। ठीक है, कुछ नई बातें आपके पास हो तो मुझे सिखाइए, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ और पॉइंट्स हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।